हेलो एवरीवन, दिस इज़ पूजा थापक ओवर हियर। ये हमारा सेकंड वीडियो है इन द एमपीपीएससी मेंस 2020 सीरीज़। इस वीडियो में हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि पेपर 4 में हमें आंसर्स कैसे फ्रेम करने हैं और हमारा बेसिक स्ट्रक्चर और ओरिएंटेशन क्या होना चाहिए आंसर्स लिखने का इन एथिक्स पेपर। टू एक्सप्लेन दिस पार्ट मैंने 2019 मेंस का एक क्वेश्चन लिया है जो भी रिसेंटली जो मेंस हुआ था। क्वेश्चन इज define corruption and its relation with the value system, enlist legal framework to fight against corruption in India। अब कोई भी क्वेश्चन आंसर करने के लिए चाहे वो किसी भी पेपर में हो, जो सबसे पहली चीज़ हमें करनी चाहिए वो है कि हमने कीवर्ड्स को अंडरलाइन करना है। आपके क्वेश्चन में कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, जैसे इस क्वेश्चन में कीवर्ड है करप्शन। इन्होंने करप्शन की डेफिनेशन पूछी है। दूसरा जो मुझे जो कीवर्ड इम्पोर्टेंट लगता है वो है वैल्यू सिस्टम। I'll tell you the reason why value system is important। तीसरा जो कीवर्ड है वो है कि हमें लीगल फ्रेमवर्क बताने हैं जो इंडिया में अपनाए जा रहे हैं टू फाइट अगेंस्ट करप्शन। तो ये हमारे 3 कीवर्ड्स हैं जो इस क्वेश्चन में बहुत इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट पार्ट इज जो आंसर्स फ्रेम करते वक्त हमें याद रखना है कि हमारा जो आंसर है वो ये कीवर्ड्स को सर्कमस्क्राइब करे, मतलब ये कीवर्ड्स हमारे आंसर में यूज होने चाहिए। हमारा आंसर का कोई भी पार्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जिसमें हमने इन कीवर्ड्स को यूज नहीं किया, मतलब हर पार्ट में यूज नहीं करना, बट ओवरऑल आपके आंसर में ये कीवर्ड्स दिखने चाहिए। थर्ड इज ट्राई टू वर्क ऑन डिफरेंट डायमेंशंस एंड कोट रेलेवेंट एग्जाम्पल्स। स्पेशली इन एथिक्स एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। आप जितने एग्जाम्पल्स दो उतना कम है, और हर क्वेश्चन में ट्राई करना चाहिए कि आप रेलेवेंट एग्जाम्पल्स दे पाओ पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ से। इसी के साथ डिफरेंट डायमेंशंस कवर करने चाहिए। अब वो कैसे है वो मैं अपने आगे आंसर की स्ट्रक्चरिंग में बताऊंगी। हमारे क्वेश्चन का जो सबसे पहला कीवर्ड था वो था कि हमें करप्शन को डिफाइन करना है। अब एथिक्स में जब भी आप आंसर कर रहे हो या एथिक्स में जब भी आप नोट्स बना रहे हो, तो मैंने अपने लास्ट वीडियो में भी बोला था, आप एथिक्स के हर टर्म की स्टैंडर्ड डेफिनेशन अपनी नोट्स में लिख ले, हर टर्म की, चाहे इंटीग्रिटी हो, चाहे करप्शन हो, एप्टीट्यूड हो, इमोशनल इंटेलिजेंस हो। देयर शुड बी अ स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ 2 to 3 लाइन्स इन योर नोट्स। वो रट ले ताकि आप एज इट इज उसको कोट कर ले, क्योंकि डेफिनेशन में क्या होता है कि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ हुआ आपका पूरा आंसर गलत हो जाता है। तो करप्शन के लिए मैंने एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन ली है बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इट इज़ एन एनजीओ। इन्होंने करप्शन को डिफाइन किया है, इट इज़ द अब्यूज ऑफ इंटरेस्टेड पावर फॉर पर्सनल ग्रोथ। इसका मतलब ये है कि जब आपको कोई पावर आपको सौंपी गई है, अथॉरिटी आपको दी गई है, आप उसको नेगेटिव वे में यूज़ करें फॉर योर पर्सनल बेनिफिट। आपको पर्सनली बेनिफिट हो रहा है बट उससे दूसरों का वेलफेयर हैम्पर हो रहा है, इट इज़ करप्शन। एक दूसरी डेफिनेशन भी है जो बहुत सारी स्टैंडर्ड बुक्स में हमें मिलती है, वो है ये डेफिनेशन से ज़्यादा एक फॉर्मूला है जो आप कोट कर सकते हो। करप्शन इज मोनोपोली, मीन्स आपको किसी एक पर्टिकुलर एरिया में यू हैव सोल राइट, यू हैव सोल पावर। आप डिस्क्रिशन या डिस्क्रिशनरी वे में अपनी पावर को यूज कर रहे हो। माइनस अकाउंटेबिलिटी, मतलब आप लोगों को आंसरेबल नहीं हो। आपके पास पावर है, आप उसको अपने तरीके से यूज कर रहे हो, एंड देन यू आर नॉट आंसरेबल टू पीपल, यू आर नॉट टेलिंग देम और गिविंग देम रीजन फॉर द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग। दिस इज ऑल्सो नोन एज करप्शन। जब कोई ऑफिसर या कोई पॉलिटिकल अथॉरिटी अपनी पावर्स का मिसयूज करती हैं और लोगों से छुपाती हैं, लोगों को उसका आंसर नहीं देती, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ करप्शन। सो यू कैन ऑल्सो यूज दिस फॉर्मूला। तो आपका पहला पार्ट तो ये हो जाएगा डिफाइन करप्शन। बट क्योंकि 6 मार्कर है, नए वाले जो पैटर्न है उसमें 5 मार्कर्स आ रहे हैं, तो स्टिल यू हैव टू राइट 1 or 1.5 पेज। तो आप सिर्फ करप्शन की डेफिनेशन लिखकर नहीं छोड़ सकते, आपको थोड़ा और उसको एलेबोरेट करना होगा। तो आप टाइप्स ऑफ करप्शन बता सकते हैं। 2 टाइप के करप्शन है जो बुक्स में, और सेकेंड एआरसी है ना, हमारी सेकेंड एआरसी की जो रिपोर्ट है उसमें मेंशन्ड है, वो है कोअर्सिव और कल्यूसिव। कोअर्सिव और कल्यूसिव क्या है? कोअर्सिव करप्शन में होता है कि जब 2 पार्टीज हैं जिसमें ब्राइब का आदान प्रदान या लेना देना हो रहा है, उसमें वन पार्टी इज नॉट विलिंग, बट उसको फोर्स किया जा रहा है कि वो कुछ पैसे दे या कुछ इकोनॉमिकली दूसरी पार्टी को बेनिफिट करे, तभी उनका काम होगा, तो वो है कोअर्सिव करप्शन। कल्यूसिव करप्शन होता है जब दोनों पार्टीज इक्वली इन्वॉल्व होती हैं, जो ब्राइब दे रही है वो भी इंटरेस्टेड है, जो ब्राइब ले रही है वो तो इंटरेस्टेड है। सो दीज आर द 2 टाइप ऑफ करप्शन जो सेकेंड एआरसी ने डिफाइन किया है। बट
अगेन एज आई सेड कि हमें हमारे आंसर्स को डिफरेंट डायमेंशंस देने हैं, खुद को लिमिट या कन्फाइन नहीं करना। तो हम करप्शन को एक और वे में डिफाइन कर सकते हैं। एंड आई विल टेल यू कि अगर ये क्वेश्चन मुझे आंसर करना था तो मैं कैसे करूँगी। सबसे पहले तो मैं करप्शन की डेफिनेशन लिखूंगी कि करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ फेलियर ऑफ एथिक्स। नाउ आई विल टेल यू द रीज़न कि मैं ऐसा क्यों लिखूंगी। सबसे पहले तो ये एथिक्स का पेपर है, तो मुझे लिंक करना बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा मैं लिंक कर पाऊँ उतना ज़्यादा अच्छा है। करप्शन क्या है? जब आपकी एथिकल कॉम्पिटेंस, आपकी एथिकल नॉलेज, आपका एथिकल डायमेंशन फेल होता है। अब क्या एथिकल डायमेंशन सिर्फ इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से फेल होता है? नहीं, एथिकल डायमेंशन आपका इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से फेल हो रहा है। जब आप इन तीनों डायमेंशंस पे फेल हो रहे हो या तीनों में से किसी भी डायमेंशन पे फेल हो रहे हो, आप करप्ट हो रहे हो। अब इसको मैं कैसे जस्टिफाई करूंगी? तो इसके लिए मैं एक कोट दूंगी महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण स्वराज, जो हमने 1930 में बताया था कि हम पूर्ण स्वराज हमारा गोल है, विल नॉट बी अ रियलिटी until and unless इन 3 डायमेंशन पर हम करप्शन फ्री नहीं होते। दिस इज जस्ट टू एक्सप्लेन यू पीपल। आप इसको अपने वे में लिख सकते हैं। महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण स्वराज विल नॉट बी अ रियलिटी until and unless इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल एरेना में हम करप्शन फ्री नहीं होते। तो आप इसको जस्टिफाई भी कर रहे हो बाय महात्मा गांधी डेफिनेशन। अब ये हमने करप्शन डिफाइन कर दिया, हमने उसको जस्टिफाई भी कर दिया बाय महात्मा गांधी डेफिनेशन। अब टाइप्स ऑफ करप्शन। अब जब आपने बता दिया है कि इन 3 फॉर्म में अगर आप करप्ट हो तो आप ये दिस कम्स इन द डेफिनेशन ऑफ करप्शन, तो आप ये 3 फॉर्म को ही डिफाइन कर सकते हो। सबसे पहला इकोनॉमिक करप्शन। इकोनॉमिक करप्शन इज नॉट जस्ट अबाउट ब्राइब, इकोनॉमिक करप्शन इज क्रोनिक कैपिटलिज्म ऑल्सो। जब कोई कैपिटलिस्ट टेंडेंसी से सिर्फ अपने वेलफेयर के लिए, इसको आप कोर्सिव करप्शन भी बोल सकते हो या क्रोनी कैपिटलिज्म भी बोल सकते हो। तो इसमें क्या है, जैसे इसमें आप एग्जाम्पल दे सकते हो नियामगिरी प्रोजेक्ट का। इस प्रोजेक्ट की वजह से काफ़ी ट्राइबल्स डिस्प्लेस हुए थे एंड ट्राइबल राइट्स हिंडर हुए थे। तो नियामगिरी प्रोजेक्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, जहाँ पे लोगों के वेलफेयर की जगह खुद का वेलफेयर या सेल्फ इंटरेस्ट या प्रॉफिट इंटरेस्ट देखा गया था। So it is also a form of economic corruption. So economic corruption is not just bribe, but crony capitalism as well. Second is political corruption. Political corruption क्या होता है? Criminalization of politics. जब ऐसे लोग पॉलिटिक्स में एंटर करते हैं who are not people of integrity, who are not people of political competence, but जो क्रिमिनल्स हैं, जिनका स्यूडो एम, जिनका मेन एम यही है कि वो लोगों का वेलफेयर ना करें, अपना वेलफेयर करें, खुद ज़्यादा पैसा कमाएं। पॉलिटिकल करप्शन क्या होता है? जब आप डेमोक्रेसी को हिंडर करो। इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, लेकिन हमें डेमोक्रेसी नहीं मिल रही, हमारे राइट्स हमें नहीं मिल रहे। आप एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट बना रहे हो जिसमें हमें हमारे अधिकारों से दूर किया जा रहा है। तो दैट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ करप्शन। एंड थर्ड वन इज सोशल करप्शन। नाउ सोशल करप्शन इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग, जो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हो सकते हैं। सोशल करप्शन इज कास्टिज्म। जब आप कास्ट के बेसिस पे सोसाइटी को डिवाइड करते हो। सोशल करप्शन इज इनइक्वालिटी, जेंडर इनइक्वालिटी। Economic inequality will come in economic corruption. Gender inequality या फिर किसी भी तरीके से दूसरे जेंडर को सप्रेस करना, बी इट मेल और फीमेल। आप फीमेल के लिए एग्जाम्पल दे सकते हो मी टू मूवमेंट का, कि मी टू मूवमेंट वॉज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ हाउ अ पर्टिकुलर जेंडर हैज़ बीन ऑप्रेस्ड सो फार, एंड वो उनके राइट्स या उनका जो अब्यूज़ हो रहा था उसको बोल ही नहीं पा रहे थे। तो मी टू मूवमेंट वॉज अगेंस्ट
सोशल करप्शन, इट वॉज अ मूवमेंट अगेंस्ट सोशल करप्शन. तो जेंडर इनइक्वालिटी हुआ, कास्ट डिवीजन हुआ, मॉब लिंचिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सोशल करप्शन. सो ऑल दीज थिंग्स आर एग्जाम्पल ऑफ सोशल करप्शन. ये आप एग्जाम्पल भी कोट कर रहे हो, आप करप्शन भी डिफाइन कर रहे हो, आप करप्शन के टाइप भी डिफाइन कर रहे हो. ये आपका फर्स्ट पैरा में आ जाएगा. एंड इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता इस क्वेश्चन के लिए. मतलब दिस इज द बेस्ट वे वन कैन आंसर, नॉट जस्ट इन एमपीपीएससी बट इवन इन यूपीएससी एज वेल. तो आपने हर वे में उसको डिफाइन कर दिया, आपने हर वे में उसको जस्टिफाई कर दिया. आपने सिर्फ करप्शन को ऐसे एम्बिगुअसली नहीं बताया, आपने उनके एग्जाम्पल भी दिए हैं. सो यू आर एक्चुअली वैलिडेटिंग एवरी पॉइंट. आप कोई भी चीज वैक्यूम में नहीं बोल रहे, आप हर चीज को वैलिडेट कर रहे हो. सो दिस इज हाउ I'll answer my first part of the question. Now the second part of my question is करप्शन का रिलेशन विथ वैल्यू सिस्टम. ये पार्ट आंसर करने के लिए आपको सबसे पहले डिफरेंस समझना पड़ेगा बिटवीन वैल्यू एंड वैल्यू सिस्टम. वैल्यूज क्या होते हैं? वैल्यूज आर समथिंग जो एक इंडिविजुअल प्रेफरेंसेस होते हैं, एक इंडिविजुअल के आइडिया होता है व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज राइट और व्हाट इज डिजायरेबल फ्रॉम इट. सो वैल्यूज आर बेसिकली इंडिविजुअल्स प्रेफरेंसेस. आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हो, आपके राइट और रॉन्ग के लिए आप किस चीज को प्रेफरेंस देते हो. जैसे वैल्यूज क्या हो सकते हैं? ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी. आपकी वैल्यू टू अर्न मनी भी हो सकता है एंड इट इज नॉट रॉन्ग. पैसा कमाना इज नॉट रॉन्ग. ठीक है, तो आपकी वैल्यू है कि आपको बहुत पैसा कमाना है, आपकी वैल्यू है आपको ऑनेस्ट बनना है, आपकी वैल्यू है आपको इंटीग्रिटी के साथ काम करना है. तो दीज आर योर वैल्यूज. बट वैल्यू सिस्टम क्या होता है? वैल्यू सिस्टम होता है आप प्रायोरिटी जो अपनी वैल्यूज को असाइन करते हो. ठीक है, प्रायोरिटी दैट यू असाइन टू योर वैल्यूज. तो अगर ये मेरी वैल्यूज है तो मेरी पहली प्रायोरिटी क्या है? मेरी पहली प्रायोरिटी ऑनेस्टी है, मेरी दूसरी प्रायोरिटी इंटीग्रिटी है, मेरी तीसरी प्रायोरिटी टू अर्न मनी है. दिस कैन वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. अब किसी पर्सन की वैल्यू सिस्टम क्या हो सकता है कि उसको पैसा पहले कमाना है, ऑनेस्टी इंटीग्रिटी बाद में आएगी. उसको है कि पहले मैं पैसे कमा लूँ, बाद में ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी दिखाऊंगा. तो आपकी वैल्यूज की जो प्रायोरिटी जो आप असाइन करते हो उसको बोलते हैं वैल्यू सिस्टम. एंड दिस क्वेश्चन स्ट्रिक्टली आस्क्ड कि करप्शन का रिलेशन क्या है आपके वैल्यू सिस्टम में. और यहाँ ये क्वेश्चन का मेन टर्निंग पॉइंट है. तो जब आपको वैल्यू और वैल्यू सिस्टम के बीच में अंतर पता होगा तभी आप उसको आंसर कर पाओगे. तो ये हमारा सेकेंड पार्ट होगा, हाउ करप्शन इज रिलेटेड टू वैल्यू सिस्टम. अब करप्शन क्या है? करप्शन इज बेसिकली जब आप अपने एथिक्स का आपका फेलियर हो रहा है, आप उसको मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे. अब ये आपके वैल्यू सिस्टम से कैसे रिलेटेड है? किसी ऑफिसर किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए या किसी भी पॉलिटिशियन के लिए या किसी भी इंडिविजुअल के लिए, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि करप्शन में सिर्फ एक ऑफिसर या पॉलिटिशियन इन्वॉल्व है, इंडिविजुअल भी इन्वॉल्व है. जैसे हमने कैपिटलिस्ट लोगों की बात की थी, नियामगिरी प्रोजेक्ट की बात की थी, या सोशल डिविजन्स की जो हम बात कर रहे हैं, मॉब लिंचिंग की बात करें, तो इसमें इंडिविजुअल्स भी इन्वॉल्व हैं. तो किसी के लिए भी करप्शन क्या है? करप्शन ये है जब वो सेल्फ वेलफेयर को, ठीक है, सेल्फ वेलफेयर, वेलफेयर इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ वैल्यू. मुझे मेरा वेलफेयर करना है बट मैं इसको इंपॉर्टेंस देती हूँ ओवर पीपल और सोसाइटी का वेलफेयर. जब मैं खुद के वेलफेयर को इंपॉर्टेंस दूंगी ओवर पीपल और सोसाइटी वेलफेयर, देन इट इज ये मेरा वैल्यू सिस्टम है. एंड दिस इज हाउ करप्शन इज लिंक्ड टू वैल्यू सिस्टम. जब आप अपने बाकी वैल्यूज, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी और दूसरों के वेलफेयर के लिए काम करने को पीछे छोड़ देते हैं पर सेल्फ वेलफेयर को, सेल्फ प्रॉफिट को, सेल्फिशनेस को ऊपर रखते हैं, तो दिस इज हाउ करप्शन इज लिंक्ड टू वैल्यू सिस्टम. तो जब आप ये सेकेंड पार्ट आंसर करेंगे अपने क्वेश्चन का, तो आप इसमें ये बताएंगे कि फॉर सर्टेन पीपल सेल्फ वेलफेयर या खुद का प्रॉफिट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द प्रॉफिट ऑफ अदर पीपल, देन द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, देन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी. एंड दिस इज वाई सर्टेन पीपल tend towards getting corrupted rather than towards discharging their duties with full integrity. ये आना चाहिए यहाँ पे. ऐसे लोगों के लिए क्या जरूरी है जो करप्ट होते हैं और जिनका वैल्यू सिस्टम सेल्फ वेलफेयर को, इसके लिए एक बहुत अच्छी लाइन है विच यू कैन यूज.
क्वांटिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी ऑफ लाइफ क्या है? मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज। ठीक है, मेरी लाइफ में कुछ मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज है जिनको मैं प्रेफर करती हूँ, ये मेरा वैल्यू सिस्टम है। मुझे पैसा चाहिए या फिर मुझे बड़ा घर चाहिए, या जो भी मटेरियलिस्टिक टेंडेंसीज को प्रेफर करना इज क्वांटिटी ऑफ लाइफ। क्वालिटी ऑफ लाइफ क्या है? क्वालिटी ऑफ लाइफ है सेंसिटिविटी towards the needs of other people, towards the suffering of other people, welfare of other people। ये क्वालिटी ऑफ लाइफ है। जब आप दूसरों के बारे में सोचते हो, जब आप सेंसिटिव हो, जब आपका EI हाई है, दिस इज क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड दिस इज क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो आपके वैल्यू सिस्टम में जब क्वांटिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा प्रेफरेबल होता है देन क्वालिटी ऑफ लाइफ, देन यू टेंड टू बी करप्ट, देन यू टेंड टू टेक मेजर्स विच कैन लीड टू करप्शन। ज़रूरी नहीं है दैट यू आर करप्ट, बट तब आप ऐसे मेजर्स ले सकते हो, ऐसे स्टेप ले सकते हो जो करप्शन की तरफ आपको ढकेल सकते हैं। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लेन द सेकेंड पार्ट। दिस इज द बेस्ट वे। आपका ये सेकेंड पार्ट में आएगा आपके आंसर के। बट आपको अब ये भी बताना है कि कैसे किसी क्वांटिटी ऑफ लाइफ वर्सेस क्वालिटी ऑफ लाइफ में किसके लिए ये ज़्यादा हम ऑलरेडी बता चुके हैं। जो क्रिमिनल होते हैं, पॉलिटिशियंस, नियामगिरी, कैपिटलिस्ट वाले, या फिर कोई ऑफिसर है या कोई पॉलिटिशियन है जो ब्राइब लेता है, मॉब लिंचिंग वाले जो रिलीजन को यूज़ करते हैं टू फुलफिल देयर सेल्फ इंटरेस्ट। तो उस तरह की, इसमें आप कोई नाम नहीं कोट कर सकते, बट आप बता सकते हो कि इन लोगों ने क्वांटिटी ऑफ लाइफ को प्रेफर किया। बट एट द सेम टाइम कभी भी आंसर को सिर्फ नेगेटिव प्रोस्पेक्ट में नहीं लिखना है, आपको आंसर का पॉजिटिव पर्सपेक्टिव भी दिखाना है। क्वालिटी ऑफ लाइफ, अब कुछ ऑफिसर्स हैं जिन्होंने क्वालिटी ऑफ लाइफ को भी प्रेफर किया है, जिन्होंने दूसरों के वेलफेयर को इम्पोर्टेंस दिया है ओवर देयर वेलफेयर। इसमें कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताऊंगी। एक मनोज नाथ है, ये IPS ऑफिसर है बिहार के। ऑफिसर, इन्होंने 1980 में बोकारो स्टील के MD को करप्शन केस में अरेस्ट किया था। उस टाइम पे ये बोकारो के SP थे एंड ही वाज ट्रांसफर्ड द वेरी सेम डे जिस दिन उन्होंने अरेस्ट किया। बट स्टिल इससे उनका डिटर्मिनेशन हिंडर नहीं हुआ एंड उन्होंने अपनी पूरी सर्विस करप्शन के खिलाफ लड़ाई में निकाली। सो ही प्रेफर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर क्वांटिटी ऑफ लाइफ। तो देख रहे हैं वैल्यू सिस्टम कैसे रिलेटेड है। आप करप्ट नहीं होंगे, आप करप्ट के अगेंस्ट होंगे अगर आपका क्वालिटी ऑफ लाइफ वाला पार्ट ज़्यादा भारी है। सेकेंड एग्जाम्पल जो आप दे सकते हो वो है रजनी सिब्बाल का। रजनी सिब्बल हरियाणा की IAS ऑफिसर है। शी इज़ अ वेरी फेमस IAS ऑफिसर। ये 1999 के टाइम पर एक JBT, जूनियर बेसिक ट्रेनिंग टीचर्स का एक एग्जाम हुआ था और इनको कुछ पॉलिटिशियंस ने आके बोला कि आप वो जो एग्जाम हुआ है वो किसी पर्टिकुलर इंसान के फेवर में आपको रिजल्ट बदलना है। बट इन्होंने नहीं बदला एंड इनका 2 दिन के अंदर ट्रांसफर हो गया। एंड देन व्हाट दिस लेडी डिड वाज, इन्होंने वो पूरी अलमीरा जिसमें रिजल्ट था वो सील कर दी। उन्होंने आजू बाजू उसके कपड़ा बांध दिया, उसमें सील लगा दिया, उसमें डिफरेंट ऑफिसर्स के साइन करा दिए, पर्चा चिपका दिया। देन वो जो चाबी थी उस अलमीरा की उसको भी अलग से सील कर दिया। एट द एंड इनका ट्रांसफर हो गया, इनके बहुत सारे ट्रांसफर हुए, बट जो ये स्कैम था जो सालों साल से चला आ रहा था वो खुल गया एंड वो रिजल्ट भी नहीं बदल पाया। सो शी इज फेमस फॉर दैट वेरी रीजन। शी अगेन चोज क्वालिटी ऑफ लाइफ ओवर क्वांटिटी ऑफ लाइफ। She again chose the values of honesty and integrity over the materialistic values. So these are the 2 examples. एक थर्ड एग्जाम्पल आप दे सकते हो नरेंद्र कुमार का। ये IPS ऑफिसर है, ये MP के ही IPS ऑफिसर थे जिनकी 2012 में डेथ हो गई थी। ये मुरैना साइड में माइनिंग केस में, माइनिंग माफियाज की वजह से इनकी डेथ हुई थी। तो ये इनकी डेथ भी करप्शन को फाइट करते करते हुई थी। तो ही इज ऑल्सो अ वेरी क्लासिक एग्जाम्पल दैट यू कैन कोट एंड ही बिलोंग्स टू MP itself. तो दीज आर दी 3 एग्जाम्पल्स जो आप दे सकते हो ये डिनोट करने के लिए कि कैसे किसी के लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, किसी का वैल्यू सिस्टम करप्शन के अगेंस्ट फाइट करने में जाता है रेदर देन फेवरिंग करप्शन। ये आपका सेकेंड पार्ट होगा आपके आंसर का। सो हियर आई शोड कि आपके क्वेश्चन को आपको फ्रेम कैसे करना है।
पहला पॉइंट और पहला पैरा आपकी डेफिनेशन ऑफ करप्शन और टाइप्स को डिफाइन करने में। आपका सेकंड पैरा है आप रिलेशन बताओगे वैल्यू सिस्टम का, इधर आप एग्जाम्पल्स के थ्रू उसको समझा सकते हो, फ्लो चार्ट्स के थ्रू इसको समझा सकते हो, डायग्राम्स के थ्रू, जैसे आप समझाना चाहो। आई वुड प्रेफर एग्जाम्पल्स बिकॉज इसमें बहुत क्लासिक एग्जाम्पल्स आप देख सकते हो। एंड आपका लास्ट पार्ट होगा लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बताने में। दिस इज़ वेरी इजी, स्ट्रेट फॉरवर्ड है। लीगल फ्रेमवर्क क्या है, आपके पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, वो बता सकते हो आप, और CVC है, CBI है, लोकपाल बिल पास हो गया है, तो अभी हमारे पास लोकपाल भी है। इन सब वेज में हम करप्शन को, ये लीगल फ्रेमवर्क्स हमारे यहाँ अभी तक स्टैब्लिश हुए हैं जिसके थ्रू हम करप्शन को फाइट करते हैं। बट इसमें भी कुछ डिफरेंट कर सकते हो आप। इसमें डिफरेंट क्या कर सकते हो आप, RTI मेंशन कर सकते हो कि RTI एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट, ये भी एक तरह का लीगल फ्रेमवर्क है। और अगर आप इसको अच्छा बनाना चाहते हो तो इसमें आप मेंशन कर सकते हो लिली थॉमस वाला केस। ये 2013 का केस है, लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जिसमें हमने कन्विक्टेड रिप्रेजेंटेटिव थे जो उनका डिस्क्वालिफिकेशन के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में भी एक ऑर्डर दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि जितने भी सबऑर्डिनेट कोर्ट्स हैं उनको 1 साल के अंदर अंदर जितने भी लेजिस्लेचर्स हैं उनके अगेंस्ट अगर कोई है पेंडिंग है तो उसको डिसाइड करना है, और अगर नहीं कर रहे हैं तो उसका रीजन बताना है। तो इट वॉज अ वेरी गुड डिसीजन बाय सुप्रीम कोर्ट, जिससे जितने भी क्रिमिनल थे पॉलिटिक्स में उनके अगेंस्ट एक रैपिड एक्शन लिया गया। सो दीज टू आर ऑल्सो अ लीगल फ्रेमवर्क, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की भी एक लीगल पावर होती है। उसके अलावा हम ट्रांसपेरेंसी कैसे ला रहे हैं, क्योंकि ट्रांसपेरेंसी इज द ओनली वे जिससे आप करप्शन को फाइट कर सकते हो, तो उसका भी आप लीगल वे में कुछ एग्जाम्पल्स कोट कर सकते हो। बट डोंट एंड योर आंसर ओवर हियर। लास्ट में 2 से 3 लाइन आप एक सजेशन के वे में भी दे सकते हो। 2 से 3 लाइन में आप ये सजेशन दे सकते हो, क्योंकि अभी आपने सब अच्छा बता दिया कि भैया इंडिया में ये लीगल फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है, बट इसका मतलब ये नहीं कि सब अच्छे से काम करें, क्योंकि अगर सब अच्छे से काम कर रहे हैं तो करप्शन तो होना ही नहीं चाहिए, बट करप्शन है। तो आप बताओगे लास्ट की 2 या 3 लाइन में कि आप और क्या किया जा सकता है इस फ्रेमवर्क में और क्या ऐड किया जा सकता है। बिकॉज एज आई हैव टोल्ड यू इन माई प्रीवियस वीडियो, यू हैव टू राइट एन आंसर एज एन एडमिनिस्ट्रेटर, नॉट एज एन एस्पिरेंट। तो एज एन एडमिनिस्ट्रेटर आप बता सकते हो कि क्या चीज़ें और करनी चाहिए। तो क्या करनी चाहिए, अगर किसी बंदे या किसी ऑफिसर, पॉलिटिशियन, इंडिविजुअल के अगेंस्ट कोई करप्शन का केस पेंडिंग है, तो कितनी बार हमने देखा है कि उसमें डिसीजन जल्दी आ जाते हैं, नहीं आते हैं। तो करप्शन केसेस अगर पेंडिंग है तो इनकी प्रोसेस जो है उसको एक्सपीडिएट करिए, उस पर जल्दी डिसीजंस आए। तो ये गवर्नमेंट का या ये जुडिशरी का एक पॉइंट होना चाहिए कि जितने भी केसेस हैं उनमें जल्दी डिसीजन आए। अगर ऐसे कोई केसेस मिलते हैं तो उसमें पब्लिकली एग्जाम्पल दिया जाए कि लोगों ने करप्शन किया और वो पकड़े गए। अभी सोसाइटी में एक नॉर्म क्या बन गया कि करप्शन इज अ हाई अर्निंग एंड लो रिस्क वाली एक्टिविटी। तो हम लोगों ने भी इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ करप्शन तो होता ही है, बट अगर ऐसा एक्सेप्टेंस बन जाएगा तो करप्शन कभी खत्म नहीं होगा। तो इस एक्सेप्टेंस को, इस बिलीफ को हटाने के लिए क्या ज़रूरी है कि ऐसे लोग जो करप्शन के केसेस में फंसे हैं उनका कन्विक्शन हो और पब्लिकली इनका एग्जाम्पल दिया जाए। दूसरी एक और चीज़ हम कह सकते हैं कि पब्लिक ऑफिशियल्स के लिए कोड ऑफ एथिक्स, जैसे कोड ऑफ कंडक्ट है वैसे एक कोड ऑफ एथिक्स भी आना चाहिए जिससे उनकी एथिकल कॉम्पिटेंसी बढ़े। दूसरा, इन्फोर्समेंट ऑफ रूल ऑफ लॉ। ये 2-3 चीज़ें आप डाल सकते हो, ये थोड़ी डिफरेंट लगेगी, प्लस आपके आंसर को पूरा हॉलिस्टिक व्यू देंगे, क्योंकि आपने ये नहीं बोला कि हमारे जो कंट्री का लीगल फ्रेमवर्क है वो एकदम सही है। अगर एकदम सही होता तो करप्शन नहीं होता। तो आपने उसमें इम्प्रूवमेंट भी बता दिया, आपने वैल्यू सिस्टम भी बता दिया, आपने करप्शन भी बता दिया, ये दोनों कैसे लिंक है वो भी बता दिया, और कैसे रिलेशन विथ वैल्यू सिस्टम अगर करप्शन को इन्फोर्स करता है तो कैसे वैल्यू सिस्टम करप्शन के अगेंस्ट फाइट भी करता है, वो भी आपने बता दिया। सो दिस इज द बेस्ट वे इन विच द क्वेश्चन कैन बी आंसर्ड, एंड यू कैन ईजिली फेच 4 to 5 मार्क्स। अगर ये 6 मार्कर था लास्ट ईयर तो आप 5 मार्क्स आराम से ला सकते थे। अगर ये 5 मार्कर में आए अगर नेक्स्ट ईयर तो आप इसमें 4 मार्क्स आराम से ला सकते हो बाय आंसरिंग दिस क्वेश्चन इन दिस पर्टिकुलर वे। थैंक यू सो मच।